जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ईयू अमेरिका के बाद एक और बड़ी ट्रेड डील की ओर बढ़ गया अपना भारत। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली कमान। 7 से 8 फरवरी भारत के लिए बहुत अहम है दोस्तों। बताएंगे अब किस देश के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे प्रधानमंत्री मोदी जी, किसके साथ होगा ये बड़ा डील लगे हाथ, तो आपको बताएंगे। उधर सऊदी अरबिया की पाकिस्तान संग बढ़ती दोस्ती और यूएई के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय एनएस अजीत डोभाल जी अचानक क्यों पहुंचे रियाद, क्या है बड़ी जानकारी लगे हाथों बताएंगे। भारत पर किसी भी क्षण किसी भी समय स्ट्राइक कर सकता है चाइना। अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी ने क्या बड़ा दावा किया, साथ में वजह भी बताई, जानकर आप भी चौंक जाएंगे दोस्तों कि आखिर ऐसा दावा क्यों किया इसने। साथ ही साथ बताएंगे दूसरी ओर अफ्रीका में चीन की बड़ी घेराबंदी, 32 देशों में बनाया नौसैनिक अड्डा, क्या हिंद महासागर में भारत के लिए बढ़ेगा इसीलिए खतरा। तो वहीं दोस्तों चीन का गुलाम बनेगा पाकिस्तान, शहबाज से नहीं संभला बलूचिस्तान, क्या अब जमीन पर उतरेगी ड्रैगन की सेना। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन कर दे तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बीते महीने यूरोपीय संघ के साथ हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील के बाद अब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। इन दोनों ट्रेड डील्स को मदर ऑफ ऑल डील और फादर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। इस बीच इन दोनों से इतर भारत एक और बहुत बड़ी ट्रेड डील की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महीने की 7 और 8 तारीख को मलेशिया के दौरे पर जाएंगे। ये दौरा भारत की एक्ट ईस्ट नीति को नई गति देने वाला होगा, जहाँ व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे के एजेंडे में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से द्विपक्षीय वार्ता के दौरान आसियान भारत व्यापार समझौता बोले तो आईटीका की समीक्षा शामिल है। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत ने पिछले कुछ हफ्तों में 2 बड़े ट्रेड डील की हैं। जनवरी के अंत में भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू ने ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर समझौता किया, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इस डील से ईयू में भारतीय निर्यात पर 99% से अधिक टैरिफ खत्म या कम होंगे, खासकर टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड्स जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। इसके बाद सोमवार को अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सहमति हो गई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया। यह डील रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी दबाव के बाद हुई है। यह समझौता भारतीय निर्यात को, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, वो बहुत बड़ी राहत देगा और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति मजबूत कर देगा। दोस्तों बता दें, अब प्रधानमंत्री मोदी जी का मलेशिया का दौरा इन सफलताओं की कड़ी को आगे बढ़ाएगा। आईटीका की समीक्षा 2026 में पूरी होने की उम्मीद है, जिसमें अपना भारत बाजार पहुंच, रूल्स ऑफ ओरिजिन और सख्त करने, कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने और चीन से रूट होने वाले सामान पर रोक लगाने पर जोर दे रहा है। आसियान के साथ भारत का व्यापार 2024-25 में करीब $123 बिलियन रहा, लेकिन भारत को $44 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। समीक्षा से यह संतुलन दूर होगा और भारतीय उत्पादों यानी कृषि, डेयरी, टेक्सटाइल को बेहतर पहुंच मिलेगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का प्रमुख मुद्दा होगा, जहां भारत अपने यूपीआई जैसे मॉडल को आसियान में प्रमोट करेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग पर समझौता संभव है। रक्षा सहयोग में बिग कैट अलायंस में मलेशिया की भागीदारी पर भी चर्चा हो सकती है। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, नेवल इंटरऑपरेबिलिटी और ब्लू इकोनॉमी पर फोकस रहेगा। 2026 को आसियान भारत मैरीटाइम कॉर्पोरेशन ईयर घोषित किया गया है और नया प्लान ऑफ एक्शन 2026-2030 लागू होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी मलेशिया में व्यापारिक संगठनों से मिलेंगे और भारतीय समुदाय, मलेशियन इंडियन डायस्पोरा से संवाद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली और बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां पर सऊदी अरब की पाकिस्तान संग बढ़ती दोस्ती, यूएई से तनाव के बीच आखिरकार भारतीय एनएस अजीत डोभाल जी अचानक क्यों पहुंचे रियाद, बता दें। संयुक्त अरब अमीरात के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सऊदी अरब पहुंचे हैं। माना यह जा रहा है कि वो पाकिस्तान सऊदी रक्षा संबंध, सऊदी यूएई तनाव और डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर बात कर सकते हैं। अजीत डोभाल का ये दौरा भारत और सऊदी अरबिया के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी सहयोग को दिखाता है। रियाद में भारत के दूतावास के मुताबिक डोभाल का एयरपोर्ट पर सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान और सऊदी अरबिया के राजनीतिक मामलों के उप मंत्री राजदूत डॉक्टर सऊद अल साती ने स्वागत किया। अजीत डोभाल का ये दौरा आतंकवाद विरोधी और सुरक्षा मामलों पर मजबूत द्विपक्षीय सहयोग के बीच हो रहा है। 28 जनवरी को सऊदी अरबिया ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के साथ साथ दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकी घटना की निंदा की थी। खास बात यह भी थी कि उसी दिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पॉलिटिकल काउंसिलर और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन कमेटी के तहत भारत सऊदी अरब सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग रियाद में हुई। जी हाँ, अजीत डोभाल सऊदी अरबिया
अरेबिया के साथ मिडल ईस्ट तनाव, ईरान अमेरिका तनाव, पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर बात हो सकती है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। 28 जनवरी को हुई बैठक के दौरान दोनों देशों ने चल रहे सुरक्षा सहयोग की पूरी समीक्षा की थी और ग्लोबल और रीजनल लेवल पर आतंकवादी ग्रुप से होने वाले खतरों पर भी बातचीत हुई थी। उन्होंने उग्रवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने, टेरर फाइनेंसिंग से लड़ने, आतंकवादी नेटवर्क्स द्वारा टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकने और ट्रांसनेशनल संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध को खत्म करने में सहयोग बढ़ाने पर भी विचारों का आदान प्रदान किया था। जी हां, अजीत डोभाल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पवन कपूर के ईरान दौरे के 5 दिन बाद रियाद पहुंचे हैं। डोभाल के दौरे के बारे में एकमात्र ऑफिशियल जानकारी रियाद में भारतीय दूतावास की सोशल मीडिया पोस्ट से मिली, जिसमें कहा गया था कि एनएसए का एयरपोर्ट पर भारतीय राजदूत सुहेल खान और सऊदी के डिप्टी मिनिस्टर सऊद अल साती ने स्वागत किया, जो पहले नई दिल्ली में राजदूत रह चुके हैं। पिछले सितंबर में सऊदी अरबिया द्वारा पाकिस्तान के साथ आपसी रक्षा समझौता करने के बाद से एनएसए सऊदी अरबिया का दौरा करने वाले सबसे सीनियर भारतीय अधिकारी हैं। इस मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक ये दौरा सऊदी पक्ष के लिए पाकिस्तान के साथ हुए समझौते और गाजा शांति योजना से जुड़े लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में भारत को जानकारी देने का एक मौका होगा। वहीं आपको बता दें, भारत पर किसी भी समय स्ट्राइक कर सकता है चाइना। अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी का बड़ा दावा, साथ में वजह भी बताते अमेरिका के पूर्व मरीन इंटेलिजेंस अधिकारी ग्रांट न्यूशाम ने भारत को चीन और उसके इरादों पर भरोसा न करने की चेतावनी दी है। न्यूशाम का कहना है कि जब सबकी नजरें ताइवान पर है तो चीन किसी दूसरे देश पर हमला कर सकता है, शायद भारत पर। उन्होंने कहा कि भारत को इसके लिए पहले से चेतावनी देना जरूरी है। न्यूशाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चूंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना में बदलाव कर रहे हैं, इसीलिए वे उनका टेस्ट करना चाहेंगे। इसी वजह से जब पूरी दुनिया सांस रोककर ताइवान को देख रही है तो जिनपिंग इसके बजाय भारत पर हमला करने का फैसला कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूशाम ने कहा कि चीन पर भारत को भरोसा नहीं करना चाहिए, वे लगभग एक निश्चित समय पर एक निश्चित काम करेंगे। हालांकि चीन का निशाना कोरियाई प्रायद्वीप, दक्षिणी जापान और फिलीपींस भी हो सकता है। न्यूशाम ने कहा कि ऐसी जगह देखना जहां दुनिया नहीं देख रही है, ये सबसे अच्छी सलाह है। मुझे लगता है कि अमेरिका अभी सबसे सुरक्षित है, हम भाग्यशाली हैं। ये सच में एक ऐसा देश है जो अपनी देखभाल करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको बताएंगे कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन भारत निश्चित रूप से लिस्ट में है। न्यूशाम ने कहा कि यह सच है कि चीनियों ने लंबे समय से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, लेकिन गलवान और लद्दाख में भारतीय सेना के साथ उनका हिंसक टकराव हुआ था। न्यूशाम ने कहा कि चीनी लगातार कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनकी सेना को किसी भी हमले के लिए बुलाया जा सकता है। इससे पहले अमेरिकी संसद को सौंपी गई पेंटागन की एक रिपोर्ट में चीन के भारत के अरुणाचल प्रदेश पर दावे को उसके बताए गए मुख्य हितों का हिस्सा बताया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2049 तक चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को हासिल करने की रणनीति बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें अगली बड़ी जानकारी इससे जुड़ी। अफ्रीका में चीन की घेराबंदी, 32 देशों में बनाया नौसैनिक अड्डा। दोस्तों, चीन अपनी नौसैनिक क्षमता का तेजी से विस्तार करता दिखाई दे रहा है। इसके लिए उसने अफ्रीका महाद्वीप को एक सैन्य अड्डे के रूप में चुना। चाइना ने अफ्रीका के 32 देशों में अपने युद्धपोतों के लिए बंदरगाहों का नेटवर्क तैयार किया है। इनमें से कई बंदरगाह चीनी सरकारी कंपनियां चला रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने पिछले एक दशक में पूरे अफ्रीका महाद्वीप में बंदरगाहों के जैसा जाल बिछा लिया है। इसमें नाइजीरिया के लक्की से लेकर केन्या के मोम्बासा तक शामिल है। इससे हिंद महासागर में भारत की भी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि चीन रिंग ऑफ पर्ल के जरिए पहले ही जाल बिछा चुका है। ऐसे में चीन की नजर अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व को चुनौती देने पर है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका महाद्वीप में चीनी पैसों से बने बंदरगाहों को बीजिंग की सरकारी कंपनियां चलाती हैं। इन बंदरगाहों को न केवल व्यापार बल्कि युद्धपोतों को ठहराने के लिए भी डिजाइन किया गया है। कई सैन्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीन इस विस्तार से नौसैनिक अड्डों का एक नेटवर्क बना रहा है, जो स्वेज नहर जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों के पास युद्धपोतों को तैनात करने और वैश्विक नौवहन को रोकने में काम आ सकता है। अफ्रीका में बने ये बंदरगाह चीन को तांबा और कोबाल्ट जैसी महत्वपूर्ण सामग्री तक भी पहुंच भी प्रदान करते हैं, जो लड़ाकू विमानों से लेकर स्मार्टफोन तक हर आधुनिक तकनीक के लिए महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में बने कई बंदरगाह चीन निर्मित रेल और सड़क परियोजनाओं के माध्यम से खदानों से जुड़े हुए हैं। ये चीन के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के बाजार में वर्चस्व का समर्थन करते हैं और अमेरिका के खिलाफ एक खास ताकत प्रदान करते हैं। रिपोर्ट में विश्लेषकों के हवाले से जानकारी दी गई है। बताया गया है कि इन बंदरगाहों के माध्यम से चीन इससे गुजरने वाले सामान और संवेदनशील कार्गो की निगरानी कर सकता है। दोस्तों, लगे हाथ तो आपको बता दें, शहबाज शरीफ से नहीं संभला बलूचिस्तान, क्या अब जमीन पर उतरेगी ड्रैगन की सेना? क्या चीन का गुलाम बनेगा पाकिस्तान? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान चीन के बीच रिश्ते लंबे समय से कूटनीतिक और सैन्य साझेदारी का प्रतीक रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक चुनौतियों और सुरक्षा परिस्थितियों ने इस साझेदारी को और निर्भरता की स्थिति में बदल दिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है, बाहरी कर्ज बढ़ रहा है और खासकर चीन से लिए गए ऋण ने उसकी आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित किया है। दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान का कुल बाहरी कर्ज लगभग $131 बिलियन था, जिसमें
चीन का हिस्सा करीब 68.9 बिलियन था डॉलर। ऐसे में ये साफ है कि चीन की उधारी पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा है। दोस्तों, चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा उदाहरण चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें अरबों डॉलर का निवेश शामिल है। ये परियोजना पाकिस्तान में सड़क, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है और दक्षिण पश्चिमी चीन को अरब सागर से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। इस कदम से दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक रिश्ता तो मजबूत हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की निर्भरता बढ़ती जा रही है। चीन ने अभी भी इस मामले में कुछ साफ साफ नहीं कहा है, लेकिन बलूचिस्तान में चल रहे विद्रोह और हिंसा को लेकर चीन की ओर से कहा गया है कि वो इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा है। इसकी वजह चीन का वही सीपैक प्रोजेक्ट है, जिसमें चीन अरबों का निवेश कर चुका है। फिलहाल चीन को ये मौका मिल गया है कि वो अपने उस पुराने ऑफर के लिए पाकिस्तान को मजबूर करे, जो पहले भी चीनी सेना की तैनाती को लेकर उसने दिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों के हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमलों के अलावा चीनी नागरिकों पर भी कई हमले हुए हैं। ऐसे में चीन की सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए पाकिस्तानी सरकार ने अपने रक्षा बजट में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। पिछले साल पाकिस्तान ने ऑपरेशन अज़्म-ए-इत्तेहकाम के लिए 60 अरब रुपए आवंटित किए थे। हालांकि बलूचिस्तान के हालात बता रहे हैं कि उसका ये ऑपरेशन किसी काम का नहीं है। ऐसे में आशंका बढ़ रही है कि चीन का आर्थिक गुलाम बन चुका पाकिस्तान उसकी सेनाओं को अपने देश में उतरने से ज्यादा दिनों तक नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, वही बलूच विद्रोहियों के आगे बेबस दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाथ खड़े कर दिया सरेंडर। संसद में कहा कि 40% जमीन उनकी है, हथियार है हमसे भी बेहतर। जो पाकिस्तान मई में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान हमसे दो हाथ करने का दावा कर रहा था, भारत जैसे सुपर पावर देश से जंग जीतने की बात कर रहा था। दोस्तों, उसका दावा कर रहा था। अब उसकी हालत बलोच विद्रोहियों के सामने भी भिखारी जैसी बन गई है। सही सुना आपने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जहां वीडियो जारी करी है, कह रही है कि उसने कैसे पाकिस्तानी फौज को चूहा बना दिया, चूहा बनाकर बिल में घुसा दिया। वहीं पड़ोसी देश के रक्षा मंत्री ये मान रहे हैं कि उनकी न सिर्फ जमीनें जा रही है, बल्कि फौजी भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बलूचिस्तान में बढ़ते हमलों के बीच इस्लामाबाद की चिंता अब खुलकर सामने आने लगी है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में यह स्वीकार किया है कि बलूचिस्तान की विशाल भौगोलिक बनावट के कारण वहां तैनात सुरक्षा बल खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। उनके बयान ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना बलोच विद्रोहियों के सामने लगातार दबाव में है और हालात उनके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। नेशनल असेंबली में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी BLA अब सिर्फ एक विद्रोही समूह नहीं रह गया है, बल्कि पूरा नेटवर्क बन चुका है। उनके मुताबिक कई आपराधिक गिरोह BLA के नाम का इस्तेमाल कर स्मगलिंग और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने संसद में सीधे सीधे कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार हैं और वे स्थानीय भूगोल का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि बलोच विद्रोहियों के पास ऐसे ऐसे हथियार है जो हमारे पास भी नहीं है। दोस्तों, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या ही होगी जो पाकिस्तान भारत जैसे देश पर विजय हासिल करने का दावा ठोकता है, पूरी दुनिया में ढिढोरा पिटवाता है कि वो भारत से जंग में जीत रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में जीत गया, वहीं अफगानिस्तान में तालिबानियों से नहीं जीत पा रहा है, यहाँ तक कि तालिबानियों के हथियारों को खुद से एडवांस बता रहा है। पाकिस्तान के इस बयान पर अब आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताएगा। लेकिन भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी जानकारी, आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।